हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारी है मोटिवेशन चैप्टर को लेके और इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन की, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, डेफिनेशंस क्या हैं इसकी, कंपोनेंट्स क्या हैं एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो इन सभी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आने पे लाइक एंड शेयर भी करिएगा। चैनल पे बने रहिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं पीडीएफ वगैरह वहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, इसकी मीनिंग क्या है। अभिप्रेरणा ये एक आंतरिक शक्ति होती है जो प्राणी को किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ये हम साधारण शब्दों में बात कर रहे हैं कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। अभिप्रेरणा को प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा देखना संभव नहीं होता है। इसको हम डायरेक्ट विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। इसके केवल प्रभावों का निरीक्षण किया जा सकता है कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसमें मोटिवेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। हम फाइनली इसको इस टर्म में देख सकते हैं कि मोटिवेशन का कहाँ तक प्रभाव पड़ा। तो अभिप्रेरणा जो होती है वास्तव में क्यों के प्रश्न का उत्तर देती है। जैसे व्यक्ति खाना क्यों खाता है, अधिक धन का अर्जन वो क्यों करना चाहता है और वो मन में क्या सोचता है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसमें क्यों का जवाब चाहिए होता है। तो यहाँ मोटिवेशन से यही मतलब होता है कि वो क्यों प्रश्न का उत्तर देती है। आइए, ये तो साधारण से शब्दों में बात थी। अब हम इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि मोटिवेशन की मीनिंग क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं। वैसे तो डेफिनेशन बहुत सारी हैं पर यहाँ पे हमने गुड के अनुसार और मैकडोनल्ड के अनुसार डिस्कस किया है। गुड के अनुसार देखिए, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। गुड के अनुसार ये हुआ। और मैकडोनल्ड के अनुसार है, अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति तथा पूर्व अपेक्षित उद्देश्य अनुक्रियाओं से निर्धारित होता है। तो यहाँ पर लक्ष्य की बात की गई है कि उद्देश्य क्या होता है, लक्ष्य क्या है। मैकडोनल्ड की परिभाषा में ये दिया है। अगला देखते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। मोटिवेटेड बिहेवियर की विशेषताएं क्या होती हैं। इसमें देखिए, पहली विशेषता है अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है, मतलब गोल डायरेक्टेड होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभिप्रेरित व्यवहार का कोई ना कोई स्पष्ट लक्ष्य अथवा उद्देश्य निर्धारित होता है और इस लक्ष्य को पाने के लिए प्राणी अंत तक प्रयास करता रहता है। तो इसमें लक्ष्य का निर्धारण होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, सेकंड है इसका, अभिप्रेरणा प्राणी में ऊर्जा परिवर्तन लाती है, मतलब व्यक्ति का अभिप्रेरित व्यवहार सामान्य व्यवहार की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। तो जो मोटिवेटेड बिहेवियर होगा ये अधिक एनर्जाइज होगा। ठीक है। थर्ड है इसकी, अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति चयनात्मक होती है, सिलेक्टिव होती है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, अभिप्रेरित व्यवहार में निरंतरता होती है। निरंतरता ऐसे होती है कि जब तक वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है और लक्ष्य की प्राप्ति होने पर ही वो विश्राम की अवस्था में आता है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा में भावात्मक उत्तेजना पाई जाती है। इस भावात्मक उत्तेजना के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है, ये तनाव ही प्राणी को सकारात्मक दिशा में प्रयास करने के लिए अग्रसरित करता है। ठीक है। तो ये इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक थी। आगे देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन क्या होते हैं, अभिप्रेरणा के संघटक क्या होते हैं। तो ये 4 तरह के होते हैं, नीड्स, ड्राइव्स, इंसेंटिव्स और मोटिव्स। तो ये 4 तरह के कंपोनेंट होते हैं। अब इनको हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, फैक्टर्स भी कहते हैं अथवा सोर्सेस के नाम से भी ये जाने जाते हैं। कौन कौन से, नीड्स, ड्राइव्स, इंसेंटिव और मोटिव्स। अब इनको समझिए कि नीड्स क्या होती है। नीड्स का मतलब है आवश्यकता। आवश्यकता वास्तव में दैहिक असंतुलन, देखिए यहाँ पे लिखा है, अथवा कमी की ओर संकेत करती है। तो आवश्यकता, इससे ये मतलब हुआ कि कहीं पर किस चीज़ की हमें आवश्यकता है, उसको कमी कहाँ पे खल रही है, इससे मतलब होता है कि नीड्स कहाँ पे ज़रूरी है। अब
ये आवश्यकताएं किस तरह की हो सकती हैं? 2 तरह की हो सकती हैं। एक तो पहली है शारीरिक या जैविक आवश्यकताएं और दूसरी है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। तो इनको हम शारीरिक या बायोलॉजिकल नेसेसरीज कहते हैं और दूसरी हैं सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, तो जो शारीरिक या जैविक आवश्यकताएं वे होती हैं जिनके बिना हम कुछ समय भी जीवित नहीं रह सकते हैं। वो कौन सी होती हैं? जैसे भोजन, जल। भोजन के बिना भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है ज़्यादा समय। प्यास लगी हो तो उसको जल चाहिए। हवा, हम वायु में सांस लेते हैं। अगर हम थक जाते हैं तो हमको आराम भी चाहिए होता है, तो आराम। इस तरह की ये क्या है? ये बेसिक नीड्स हैं जो जन्म लेते ही शुरू हो जाती हैं और इनकी ज़रूरत महसूस होती है। इनके बिना हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। और दूसरी नीड्स क्या होती हैं? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। इनका आधार सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर आधारित होता है। कौन कौन सी होती हैं? जैसे आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता। मनुष्य में, मतलब कोई भी प्राणी है तो उसमें अपने आप डिपेंडेंसी चाहिए होती है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, मैं किसी पे डिपेंड ना रहूं, आत्मनिर्भर रहूं। सुरक्षा संबंधी, उपलब्धि संबंधी, स्नेह संबंधी आवश्यकता, सम्मान अथवा सामाजिक मान्यता, एक समाज में पद प्रतिष्ठा उसको प्राप्त हो, ऐसी उसकी नीड्स हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम इनको अर्जित करते हैं, मतलब पाने की कोशिश करते हैं कि हमारा सोशल या साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, उनके अकॉर्डिंग प्राणी जो है इनको अचीव करना चाहता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी क्या है? ड्राइव्स। ड्राइव्स को अंतर्नोद भी कहते हैं, अंतर्नोद को चालक भी कहते हैं। तो अंतर्नोद जो होते हैं ये आवश्यकताओं पर आधारित प्रत्यय है। तो प्राणी की आवश्यकताएं क्या होती हैं? अंतर्नोद को जन्म देती हैं। अंतर्नोद क्या होते हैं? ये किसी आवश्यकता को पूरी करने या दूर करने के लिए क्रियाशील रहते हैं। आवश्यकताएं क्या होती हैं? मूलतः शारीरिक होते हैं, लेकिन जो ड्राइव्स होते हैं, अंतर्नोद होते हैं, ये व्यवहार से संबंधित होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि नीड्स 2 प्रकार की होती हैं, जैविक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। मतलब पहली थी बेसिक नीड्स थी हमारी बायोलॉजिकल नीड्स और दूसरी थी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। उसी प्रकार ये अंतर्नोद भी आवश्यकताओं से उत्पन्न होने के कारण ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे भूख, प्यास, नींद, विश्राम, ये सब क्या हो गए? शारीरिक या जैविक आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाले जन्मजात ड्राइव्स हैं, है ना। तो ये भी ड्राइव्स ही हैं क्योंकि आवश्यकताओं से उत्पन्न हो रहे हैं और क्योंकि जन्मजात हैं, शुरू से ही है हमारे साथ हैं, तो ये हो गए हमारी पहली वाली जैविक ड्राइव्स हो गए। ठीक है, और दूसरे प्रकार के जैसे उपलब्धि, सुरक्षा, सम्मान, स्नेह, ये सब सामाजिक मनोवैज्ञानिक अंतर्नोद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये 2 कंपोनेंट हमने पढ़े। अब तीसरा क्या होता है? इंसेंटिव। इसको प्रोत्साहन कहते हैं। प्रोत्साहन क्या है? जिस वस्तु से आवश्यकता अथवा अंतर्नोद की समाप्ति होती है उसे प्रोत्साहन कहते हैं। देखिए ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नीड्स, ड्राइव्स, इंसेंटिव, आगे आएगा मोटिव्स, हैं। तो ये सब क्या है कि प्रोत्साहन लक्ष्य वस्तु है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। मतलब अगर उसको प्रोत्साहन मिल जाता है तो यहाँ पर उसकी आवश्यकताओं की कमी हो जाती है। यदि कोई भूखा व्यक्ति है, जैसे अगर कोई भूखा व्यक्ति है और उसको भूख बहुत ज़ोरों की लगी है, तो यहाँ पर उसकी आवश्यकता क्या हुई? उसकी आवश्यकता है कि उस समय तो भोजन मिल जाए, वही सबसे बड़ी आवश्यकता होगी और तभी उसकी ज़रूरत पूरी होगी, है ना। तो भोजन जो है वो उसकी पहली आवश्यकता हुई। और यहाँ पर इसका ड्राइव्स क्या होगा? जो इस आवश्यकता से जन्म लेगा वो है भूख। भूख ही उसको खाने को पाने के लिए प्रेरित करेगी। मतलब उसका लक्ष्य क्या हुआ? भोजन पाना। और भूख यहाँ पे ड्राइव का काम करेगी और व्यक्ति भोजन के लिए प्रयास करेगा। अगर जब भोजन की प्राप्ति हो जाती है तो यही भोजन उसके लिए इंसेंटिव का काम करेगा, प्रोत्साहन का काम करेगा। ठीक है, आई होप ये इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं मोटिव्स। ठीक है, मोटिव्स क्या होते हैं? देखिए मैकडूगल जी ने इसकी जो परिभाषा दी, क्योंकि मोटिव्स बहुत ही व्यापक शब्द है तो इसको हम परिभाषा के थ्रू समझते हैं कि मोटिव्स क्या होते हैं। प्रेरक।
अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ये दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रवृत्त करती हैं। तो ये हो गए मोटिव्स। तो अभिप्रेरक क्या हुए? अभिप्रेरक कार्य करने की वे प्रवृत्ति हैं जो किसी आवश्यकता अथवा अंतर्नोद से प्रारंभ होती है तथा समायोजन तक समाप्त हो जाती है। मतलब जब उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो यही आवश्यकता उसकी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये होता है कि एक आवश्यकता खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन ये साइकिल चलता रहता है। तो यही है कि ये अभिप्रेरक वही प्रवृत्ति हैं कि वो उसको प्रेरित करते हैं। ठीक है, और ये भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी मोटिव्स, प्राथमिक अभिप्रेरक, और दूसरा है सेकेंडरी मोटिव्स, द्वितीयक अभिप्रेरक। प्राथमिक कौन से होते हैं? ये वे अभिप्रेरक होते हैं जिनका सीधा संबंध व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं से होता है, जिनकी संतुष्टि में उसके जीवन की बागडोर, मतलब जीवन ही उस पर डिपेंड होता है कि इनके बिना उसकी जो है लाइफ नहीं चल सकती है। सृष्टि की संरचना या प्रजाति का संरक्षण छुपा रहता है। और इन मोटिव्स को हम फिजियोलॉजिकल मोटिव्स या दैहिक अभिप्रेरक भी कहते हैं। प्राइमरी मोटिव्स को हम दैहिक अभिप्रेरक भी कहते हैं। व्यक्ति में इनकी उपस्थिति जन्मजात होती है। कौन कौन से होते हैं? जैसे भूख, प्यास, नींद, विश्राम, है ना, ये सब चीज़ें इनकी प्राइमरी जो है मोटिव्स हैं। और सेकेंडरी क्या होते हैं? इन अभिप्रेरकों का जन्म, देखिए यहाँ पे लिखा है, इनका जो अभिप्रेरक का अस्तित्व जन्म से नहीं होता है बल्कि इन्हें सीखा या उपार्जित किया जाता है। तो वही मीनिंग है कि इनको हम सोशोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग इनको हम सीखने की कोशिश करते हैं, इनको पाने की कोशिश करते हैं। इनका जो जन्म होता है व्यक्ति की सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप होता है। ऐसे अभिप्रेरक, ये जो सेकेंडरी होते हैं, ये हमारे जीवन में गति लाते हैं और उसको सामाजिक और सुंदर बनाते हैं। ये कौन से होते हैं? जैसे उपलब्धि हो गई, शक्ति, सुरक्षा की भावना, सिक्योरिटी, स्नेह, एफेक्शन, पद प्रतिष्ठा, ये सब क्या होते हैं? सेकेंडरी होता है कि आदमी पहले जो है पहली नीड्स को पूरी करने के बाद जो मोटिव्स आते हैं वो प्राइमरी हो गए, उसके बाद सेकेंडरी होते हैं कि अब हमको बेसिक नीड के अलावा और क्या चीज़ पूरी करनी है, उसके लिए सेकेंडरी मोटिव्स होते हैं। ठीक है, अगला देखिए मोटिवेशनल साइकिल क्या होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपको मोटिवेशनल साइकिल दिखाई दे रहा है और इसमें इन चारों कंपोनेंट का काम होगा कि नीड्स, ड्राइव्स और ये सारे इसी में स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। तो व्यवहार का जो जन्म होता है किसी न किसी इच्छा, चाहत तथा आवश्यकता के फलस्वरूप ही होता है। कोई भी प्राणी है तो जब तक कोई आवश्यकता उसकी नहीं होगी तो वो कुछ भी करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। अब इस आवश्यकता के महसूस करते ही उसके अंदर एक बेचैनी होने लगती है, वो वातावरण से एडजस्ट नहीं कर पाता है और आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयास करने लगता है। अब यही अवस्था व्यक्ति के भीतर ड्राइव्स, देखिए यहाँ पर यह है ड्राइव्स या मोटिव्स को जन्म देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देख रहे हैं कि आवश्यकता या इच्छा की पूर्ति के लिए ड्राइव्स का जन्म होता है और ये जो ड्राइव्स होते हैं, ये ड्राइव्स एक चालक के रूप में व्यक्ति के व्यवहार का संचालन करने के लिए आगे आते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जब जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे चलता रहता है तो ये जो व्यवहार होता है ये हमको अभिप्रेरित व्यवहार के रूप में ऐसे दिखाई देता है कि पहले तो सामान्य व्यवहार था, अब ये अभिप्रेरित व्यवहार हो जाता है। और यहाँ पर भी देखिए ये जो है तनाव, इसकी उपस्थिति भी रहती है क्योंकि आदमी के सामने एक लक्ष्य होता है, उसको वो पाने की कोशिश करता है, तो वो तनाव उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं आता है। तो यही हो जाता है अभिप्रेरित व्यवहार। अब ये व्यवहार चलता रहता है, जैसे जैसे उसका यह व्यवहार आगे बढ़ता जाता है तो आवश्यकताओं तथा चाहत में कमी आती जाती है और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर इसको ये लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है ना, आवश्यकता का पूरा होते रहना तथा तनाव में राहत मिलते जाना। तो जैसे जैसे उसको लक्ष्य मिलता जाता है अपना, तो उसको एक विश्राम की स्थिति आती जाती है, उसको एक संतुष्टि की भावना प्रतीत होती है कि हाँ, मुझे अपने लक्ष्य को मैंने प्राप्त कर लिया।
तो इस तरह से वो थोड़ा उसमें संतुष्टि आती जाती है। एक लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उसी क्रम में उसे प्रलोभन तथा प्रोत्साहन की प्राप्ति होती रहती है। कभी उसको लालच भी होता है, प्रलोभन की भी स्थिति होती है, और कभी ये उसके लिए इंसेंटिव, प्रोत्साहन का भी काम करेगी। उसको अच्छी संतुष्टि प्राप्त होती है कि हाँ मैंने इस चीज़ को अचीव किया। लेकिन फिर क्या होता है कि इसी क्रम में उसे फिर एक नई अभिप्रेरणा प्राप्त होती है कि मतलब अब एक लक्ष्य उसने प्राप्त कर लिया, यहाँ पर उसको राहत महसूस हो गई, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस उसको आगे बढ़ने के लिए फिर मोटिवेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया ये उसको पुनर्बलन के रूप में मिला। पुनर्बलन के रूप में जब मिला तो ये पुनर्बलित व्यवहार उसको फिर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो यहाँ पर उसकी पहली आवश्यकता तो खत्म हो गई, लेकिन फिर से कोई नई आवश्यकता जन्म लेगी। अब दूसरी आवश्यकता शुरू हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ऐसा है ही कि मतलब एक आवश्यकता खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। अब जब ये दूसरी आवश्यकता शुरू होगी तो फिर नया ड्राइव जन्म लेगा। तो इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये साइकिल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगला देखिए, टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस क्या होते हैं, मोटिवेशन के प्रकार क्या हैं। तो इसमें भी देखिए ये दो तरह के हैं। एक तो है पहले नेचुरल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा, और दूसरा है अननेचुरल और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि हेल्पफुल है, तो लाइक ज़रूर करिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा। ये क्या होती है? ये अभिप्रेरणा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की प्राकृतिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों के साथ संबंधित होती है, संबंध रखती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति होता है वो किसी काम को इसलिए करता है क्योंकि इसमें उसे प्रसन्नता की अनुभूति होती है, उसको अच्छा लगता है। और सीखने में इस प्रकार की अभिप्रेरणा का बहुत महत्व होता है, वास्तविक महत्व होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्वाभाविक रुचि उत्पन्न होती है और वो अंत तक बनी रहती है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो लर्निंग के प्रोसेस में इस नेचुरल मोटिवेशन का ही होना बहुत ज़रूरी होता है कि वो अंदर से व्यक्ति के अंदर आए कि हाँ वो उसको जो सीखना है, ये मोटिवेशन उसको अंदर से मिलना चाहिए। और दूसरा है देखिए अननेचुरल एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। अभी मैंने टीटी का भी पेपर डाला था, इसके पहले सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल दिए हैं, साइको के, चाइल्ड साइकोलॉजी और आपकी शिक्षण विधि के। तो उसमें आप देखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कितने बनते हैं, और आपको सीटेट और टीटी के जो पेपर का पैटर्न है, क्वेश्चंस के जो पैटर्न में अंतर भी वो भी दिखाई देगा कि क्या क्या डिफरेंट है दोनों में। तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे अननेचुरल और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। इसमें व्यक्ति मानसिक प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए नहीं काम करता है, जो सेकेंडरी है, बल्कि कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या कोई पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर ये बाह्य अभिप्रेरण, ये बाह्य सोर्स के द्वारा इनको उत्पन्न किया जाता है। इसमें क्या होता है, अच्छे ग्रेड या मान के लिए काम करना, आदमी को रोजी रोटी कमाने के लिए अच्छी स्किल सीखना, और उसको अपनी जो स्किल है, अपनी पावर है, उसमें और डेवलपमेंट करना, प्रशंसा प्राप्ति के लिए काम करना, पुरस्कार, दंड, ये सभी क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आते हैं। तो यहाँ पर ये हम क्या है, इनको बाहरी सोर्सेस के द्वारा प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें अंदर से उसको अंदरूनी फीलिंग कुछ भी नहीं है, इंट्रिंसिक पावर उसकी कुछ भी काम नहीं कर रही है, ये सारे बाहरी सोर्स के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और लर्निंग में, क्योंकि लर्निंग और मोटिवेशन दोनों बिल्कुल इक्वल हैं और दोनों जो है साथ साथ ही चलते हैं, तो लर्निंग में क्या हो, आंतरिक अभिप्रेरणा का ही प्रयोग करना चाहिए, इससे परिणाम अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर कहीं पर आंतरिक अभिप्रेरणा संभव ना हो तो वहाँ पर इस वाले को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जो बाह्य अभिप्रेरण होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, और इसके बाद अगली वीडियो में हम इसके मोटिवेशन के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा, उसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ आपको PDF वगैरह सब मिल जाएंगी। और
आप चैनल पे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी तैयारी आपके लिए टीईटी और सीटेट या सहायक अध्यापक भर्ती, इन सब की तैयारी अच्छे मार्गदर्शन में करवाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।